जिस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था, बसों में धक्के खा रहा था, लालूखेत 10 नंबर पे रात को 9, साढ़े 9 या 10 के दरमियान मुझे गन पॉइंट पे कलमा पढ़ाया गया था। आप ही के टुच्चों ने यकीन ना है तो अपनी इसी सियासी जमात के जो अब बर्बाद हो चुकी है उसके एक ऐसे अहम तरीन गवाह जो यहां कराची में सोई बैठा हुआ अपनी नैया को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको फोन करके पूछिए। उसने आप तक ये इत्तला जरूर पहुंचाई थी फैक्ट्स के जरिए, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि सलीम शहजाद मरहूम अल्लाह गरीक रहमत करे इस बात के ऐनी शाहिद थे। अब आते हैं नंबर 2 पर। आपको यह भी याद नहीं रहा कि यह आरफीन वही आरफीन है कि जिसे MQM लंदन के 3 लोगों, वजी ग्रुप के 3 लोगों को भेजा गया था ठोकने के लिए। यह अभी मेरे ख्याल है 6.5 महीने पुरानी बात है। मैं इसी चैनल पे काम कर रहा था और जिन इदारों के खिलाफ वहां बैठ करके MI6 के और दीगर अगयार के कहने पर आप टेटे करते हैं, इन्हीं इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया था। मैं इन इदारों के हवाले से जब चाहूंगा जो चाहूंगा बात करूंगा। मैं जानूं, मेरा मुल्क जाने, मेरे इदारे जाने। हुदा एलारियो, आप किस तरह से मेरे बारे में बात कर सकते हैं? आप MI6 के परवरदा हैं। आपने जिस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट को विड्रॉ किया था उसी दिन आप तमाम चीजों से दस्तबरदार हो चुके। हुब्बे अली में नहीं तो बोग़्ज़े मुआविया में भी बोलने नहीं दूंगा। आपने चीफ जस्टिस को मेरे कंधे पर रख करके बंदूक चलाई और उनको मुखातिब किया। उस एक चीफ जस्टिस को मुखातिब करने का आपको क्या हक पहुंचता है जिसकी वतन की शहरियत तर्क करके आपने मलका बरतानिया की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला? याद है ना वो कई हजार अफराद के खून में लथवा हुआ पासपोर्ट जिसे लेकर के आप विक्ट्री का निशान बना रहे थे। कुछ और तकाबली जायजे हैं, मैं आपको बताता हूं। मेरा और आपका जायजा मुमकिन क्यों नहीं, मवाजना मुमकिन क्यों नहीं? मैंने जिस चैनल पर पहली मर्तबा आपके टुच्चों ने मुझे कलमा पढ़ाया था, 250 प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ, प्रोग्राम का नाम था प्रो पाकिस्तान, प्रो एस्टैब्लिशमेंट। मैंने 250 एपिसोड्स खुद लिखी, खुद एग्जीक्यूट की, खुद एडिट करवाई। मैं उसका राइटर, प्रोड्यूसर और एंकर भी था। आपके क्रेडिट पे एक डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट की है पाकिस्तान के हवाले से? नहीं हो सकती क्योंकि आपका वो मटेरियल नहीं है। आप हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान के कयाम को तारीख की बदतरीन गलती कहलाते हैं और उस पर भी आपको हया नहीं आती। आप एक साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का मजा लूटते हैं, एंजॉय करते हैं। इस शहर इख्तिदार की जिसको कहते हैं कुंजियां आपके लोगों के हाथ में थी, आपने इसको बर्बाद कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि साद रिजवी साहब को इस्लामाबाद क्यों लाया गया है। उनको यहां लाने का मकसद ये है कि इस वक्त PLP की जो मेन लीडरशिप है वो सारी की सारी क्योंकि गिरफ्तार थी। इस वक्त 2nd और 3rd TNU लीडरशिप है वो इस वक्त इस धरने को लीड कर रही है और मसला ये है कि उनको कारकुनान उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करते और उनके अंदर भी तकसीम है। एक ग्रुप है वो कहता है जी ये बात हमारी हो गई है, हमने इस तरफ जाना है। दूसरा ग्रुप कुछ कहता है। तो इस वक्त PLP भी 2 हिस्सों में तकसीम है। साद रिजवी साहब को लाने का मकसद यह है कि उनके साथ बराह मुज़ाकरात किए जाए, उनकी मौजूदगी में उनके शुरा के अरकान से बातचीत की जाए। उसकी रीजन यह है कि साद रिजवी साहब के हवाले से बताया था शेख रशीद साहब ने कि वो बहुत ताउन कर रहे हैं, लेकिन जब इदारे और हुकूमत ने जब बातचीत तय कर ली साद रिजवी के साथ और उसके बाद शुरा के अरकान से बात की तो शुरा के अरकान कुछ और कहते रहे। जो अब इन सबको इकट्ठे बिठाकर इनसे बात की जा रही है ताकि ये ना हो कि ये आपस में तकसीम हो। दूसरी हमारी ये मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कल भी कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो खबर यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात कर ही नहीं रही। मुज़ाकरात जारी है, कल रात से जारी है। तो ये जो तर्जुमान कलदन तंजीम कह रहे हैं कि हकाइक मस्क नहीं होने देंगे, मुज़ाकरात सामने लेके आने चाहिए, तो फिर ये क्या मामला है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है इस मामले पे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। मसला क्या है? मुज़ाकरात वही कर रहे हैं जिन पे TLP को भी एतमाद है, जिन्होंने खुदा न खास्ता अगर हालात खराब होते हैं तो उन्होंने ही हालात को संभालना है, वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए सिविल गवर्नमेंट के लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि इनको आगे नहीं आने देना, गोली चलानी है। एक बात मारिया ज़हन में रखें कि ये तो तयशुदा है, इस पे एक पेज पर है इदारे भी हुकूमत भी कि इनको इस बार पिंडी इस्लामाबाद नहीं आने देना। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये चेलमनी जी गुजरात से आ गई, क्लियर होना चाहिए। TLP को ये क्लियर होना चाहिए कि इस पर उनको नहीं आने देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं TLP बहुत कमजोर बिगड़ के खड़ी है, लेकिन इदारे जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए मामलात को जो है वो इस नहज पर लाया जाए कि खुदा न खास्ता मजीद जाने ना जाए।
और इसी कोशिश के तहत जो है वो साद रिजवी साहब को यहाँ लाया गया और बातचीत हो रही है। देखिए मसला ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल होती है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस तरह के मॉब के ऊपर, इस तरह के लोगों के ऊपर जो है वो गोली चलाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है। इदारे नहीं चाहते कि एक भी और इंसानी जान जो है वो पुलिस की तरफ से या मुजाहिरीन की तरफ से जाए। अब इसमें मसला कहां पर आगे रुका हुआ है? एक तो कल की मीटिंग बहुत अहम है, सलामती कौंसिल सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो बहुत अहम है। वो इसलिए अहम है कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं, अगर इमरान खान साहब उस पर सबको मना लेते हैं कि वही करना है, तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस भी इमरान खान साहब को ही फेस करने पड़ेंगे। और अगर इमरान खान साहब इदारों की भी बात सुनेंगे, जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, और कोई जो वो कहना चाहते हैं अगर उसमें थोड़ा सा वो तरफ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए वो चीज बेहतर होगी। देखिए ये कहना आसान होता है कि इनको अब हर सूरत की ताकत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हमारी इस वक्त मुज़ाकरात में जो इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उनको कहा जा रहा है कि आप गैर मशरूत तौर पे ये धरना खत्म करके वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, और आपके हवाले से जो भी चीजें हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप मानी जाएंगी, जो जायज बातें वो मानी जाएंगी, सफीर वाला बात नहीं मानी जाएगी, इवन पार्लियामेंट में डिस्कशन वाली बात ही नहीं मानी जाएगी। बाकी 3 चीजें आपकी जो है वो कानूनी तरीके से मानी जाएंगी, आप इसलिए वापस चले जाएं। लेकिन अभी इस बात पे जो है मेन इस वक्त वो है इख्तिलाफ है, एक डेडलॉक है। ठीक है, वापस नहीं जाएंगे। मैं अदील से जानना चाहूंगी। अदील, बार बार जो तर्जुमान है और जो TLP का जो मुतालबा है वो यही है कि वो बार बार यही कह रहे हैं, हम पहले दिन से यही मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाना चाहिए। तो ये तो जिस तरह अभी सदीक ने बताया कि तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या ऐसे मुतालबात हैं जो माने जा सकते हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है? देखें, जो सबसे बड़ा मुतालबा है ना, जिस पे आज उन्होंने काफी ज्यादा एक मरतबा फिर जोर भी दिया कि जी हमारा तो मुतालबा ही फ्रांस के सफीर वाला है, एक तो उन्होंने एक वाज़ेह कर दिया कि हमारा है कि इसको निकाला जाए। ये हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ये कहती है कि इस तरह तो कल को कोई और ग्रुप उठेगा, कल को कोई और तंजीम उठे, कल को कोई और जमात उठे और बोले कि जी फलां सफीर को भी निकाल दो। इस तरह तो रियासत के अमूर नहीं चल सकते। तो ये मामला तो हुकूमत किसी तौर पे मानती नजर नहीं आ रही। और इवन जो करारदाद वाला मामला है, जो जिस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी है, वो कोई जाहिर है वो तो इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, वो तो करारदाद पेश भी हुई थी और इस पर बहस होनी थी। लेकिन इसके हवाले से भी हुकूमत ये समझती है कि इसके जो असरात हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के साथ, उस पर मनफी असरात पड़ेंगे, ये हुकूमत ये समझती है। जहां तक मामला है गिरफ्तार लोगों की रिहाई का, उसमें जिन लोगों पर तो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनका मामला अदालतों में जाकर जो है वो हल होना है। जो वैसे पकड़ दकड़ की गई है ना, उस पर तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को एक वैसे भी एक ठीक है, उन्होंने बता दिया कि रियासत की रिट को कायम रखना है, लेकिन यह हुकूमत का भी इम्तिहान है। जिस तरह सदीक जान साहब कह रहे थे, ये वाकई इतना आसान नहीं होता कि आप किसी पाकिस्तानी शहरी पे खुदा ना खास्ता गोली चलाएं। तो इस बात के इम्कानात हैं कि ये गुजरात में चिनाब के पुल तक, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है, वहां पहला प्रॉपर आमना सामना होना है, जहां से आगे इन्होंने नहीं उनको आने देना। तो उससे पहले मुज़ाकरात कामयाब हो ही जाएं तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं उनसे ही खुश असलूबी से अगर मामला हल होता है तो ये मार धाड़ या खुदा ना खास्ता कोई इंसानी जान का जो ज़िया हो जाए तो इसके बड़े जो है मनफी असरात होते हैं और उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट होती है जो उस वक्त की हुकूमत में जो मौजूद होता है। आप देख लें कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ दौर में क्या हुआ था, तो ये दाग जो है ये फिर बरसों दहाइयों नहीं उतरता। सिद्दीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जिस तरह हम देखते हैं ना कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और अब जब हुकूमत में आए हैं तो इमरान खान साहब को सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने ही अपोजिशन में किए गए दावों से उनको चैलेंज है। और अक्सर हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को PDM से खतरा नहीं है, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से खतरा है, यानी अपनी गवर्नेंस और इन चीजों से खतरा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, और ये मैं खबर की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मेरी जो मुज़ाकराती टीम के एक मेंबर है उनसे बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त PLP को TLP से ही खतरा है। मसला क्या हुआ है, TLP के जब लोग आके उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो उन मुज़ाकरात में सफीर की वापसी वाला मामला जेरे बहस था ही नहीं। लेकिन अब मसला क्या हुआ, मुज़ाकरात हुए थे उनमें नहीं था ये मामला। नहीं, अभी जो अभी जो मुज़ाकरात हुए, ये जब शेख रशीद साहब ने कहा कि हम उनके तीनों बातें मान रहे हैं और सफीर वाली बात नहीं मानेंगे, वो ये
कि देखिए टीएलपी के मुज़ाकरात जो है वो 3 चीजों से थे, वो तीनों हुकूमत ने मान ली। साद रज़ी साहब की रिहाई वाली, इनके फोर्स शेड्यूल से लोगों को निकालने वाली और कलअज़म खत्म करने वाली। अब मसला यह है कि टीएलपी ने जो अवामी सपोर्ट हासिल की है वो तो की है फ्रांस के सफीर के मामले पे। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम इतने दिनों से हमने लोगों को बिठाया हुआ है, हम किस मुंह से लोगों को ये कहें कि जनाब अब हमने ये 3 बात मनवा ली है, अल्लाह आप हम भी जा रहे हैं।